हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। माई सेल्फ वरुण जैन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे सर अबाउट सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। नवंबर 2020 के लिए हमें रिवीजन किस तरीके से करनी है। सर एग्जाम बिल्कुल आ गया है पास। अब मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर डे बाय डे प्लान लेके आया हूं, किस तरीके से मैं रिवीजन कराऊंगा, कब आपको सेल्फ स्टडी करनी है, कब आपको मॉक टेस्ट देने हैं, हर चीज एग्जाम तक सर आप लोगों के लिए मैं एक शेड्यूल बना के लेकर आया हूं। तो वो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, क्योंकि सर मुझे रिवीजन करानी है आपको यूट्यूब पे, तो वो रिवीजन के बारे में मुझे डिस्कस करना है। और कुछ अकाउंट्स की प्रिपरेशन के ऊपर भी हमें बातें करनी है कि सर हम इस सब्जेक्ट में 90 प्लस कैसे लेकर आए। ठीक है जी, चलो जी, तो ज्यादा मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो फटाफट मैं आपको लोगों को स्टार्ट कराऊंगा अबाउट सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। देखो जी, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में आपका जो टारगेट हो जाना चाहिए वो होना चाहिए सर 90 प्लस। एक मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अगर आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम्स बहुत अच्छे नंबरों से निकालने हैं, अगर आपको सीए फाउंडेशन के एग्जाम बहुत अच्छे नंबरों से निकालने हैं, तो आपको दो पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। दैट इज योर अकाउंट्स और दूसरा आता है इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के पेपर में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 85 प्लस होना चाहिए, जिसमें से भी सर अकाउंट्स का जो एरिया है वो आप 90 प्लस तक के लिए तैयार करके चलना। अगर आपने आज मेरी वीडियो में बताई गई बातें 100% फॉलो कर ली, तो आई गिव यू एश्योरेंस कि आपके 90 प्लस बड़ी आराम से आ जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको मेरी कही हुई बातें पूरी प्रॉपर तरीके से फॉलो करके चलनी पड़ेंगी। ठीक, अकाउंट्स की बात हुई। इकोनॉमिक्स भी सर बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें भी बच्चा आराम से, क्योंकि सब बच्चों को इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, उसमें बीसीके का भी पार्ट होता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, तो इको बीसीके में बच्चा फिर भी 90 प्लस आराम से स्कोर कर लेता है। अब बचे बाकी दो सब्जेक्ट्स, जिसमें आता है पहला मैथ्स की। अगर मैं बात करूं सर, मैथ्स में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मुश्किल नहीं है, लेकिन मैथ्स में दिक्कत यह है कि सर कुछ बच्चों ने मैथ्स पढ़ी होती है 11 12th में, कुछ ने नहीं पढ़ी होती है, तो सर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स 11 12 से रिलेटेड भी हैं। और फिर भी सर मैथ्स में बच्चों को इतनी प्रैक्टिस करनी होती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, बच्चा फिर भी सर 11 12th में मैथ्स से थोड़ा सा घबराता आ रहा होता है, तो मैथ्स में मैं मानता हूं सर बच्चा इतना इजीली स्कोर नहीं कर पाता। प्रोवाइड सब्जेक्ट सर उसमें एक नेगेटिव मार्किंग का भी चक्कर है, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है तो नेगेटिव मार्किंग है, तो मैथ्स में बच्चों का स्कोर इतना इजीली नहीं हो पाता। उसके अलावा हमारा अगला पेपर होता है लॉ। लॉ आसान बहुत है, लॉ आसान बहुत है, लॉ मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी सब्जेक्ट। लेकिन सर लॉ में दिक्कत क्या है? लॉ में दिक्कत यह है कि आप लॉ का पेपर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपने आज से पहले कभी लॉ नहीं पढ़ा हुआ, 11 12 में आपके पास लॉ नहीं था, तो फर्स्ट टाइम आप लॉ पढ़ रहे हो। और सर फर्स्ट टाइम में अगर आप सोचो कि मैं लॉ में बहुत अच्छे नंबर ले आऊंगा, तो मुश्किल है। इंटरमीडिएट लेवल पे आप ला सकते हो, क्योंकि आप फाउंडेशन से आपको थोड़ा बहुत लॉ पढ़ना आ जाएगा, लॉ को लिखना आ जाएगा, लेकिन फाउंडेशन लेवल पे आपको नहीं पता सर लॉ लिखना कैसे है। हालांकि आपने प्रैक्टिस करी होगी, आपने पढ़ाई करी होगी अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूं सर बहुत अच्छा स्कोर करना इसमें इतना आसान नहीं होता। मैं बोलूं कि 80 प्लस लॉ में स्कोर कर लो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बच्चों को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। हालांकि आ जाते हैं, बहुत बच्चों के 80 प्लस भी आते हैं लॉ में, लेकिन सर थोड़ा सा टफ हो जाता है। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, इनमें स्कोर करना इजी है, टाइम कम लगता है, तो मैं सर आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी यही दूंगा कि इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करो। ठीक, हमारा जो टारगेट होना चाहिए, हमारा जो टारगेट होना चाहिए, तो पहला टारगेट हमारा जो होना चाहिए, टारगेट आपको क्या रखना है सर? टारगेट आपको रखना है 300 प्लस, कि आपको अपने 400 में से 300 प्लस का टारगेट रखना है। इस 300 प्लस के लिए आपको कम से कम नहीं तो 170 नंबर, 170 नंबर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स में खींचने हैं किसी भी हालत में। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में आपको 170 मार्क्स तक खींचने हैं, और जो बाकी बचते हैं आपके 130 नंबर, ये 130 नंबर आप खींचोगे लॉ एंड मैथ्स में, लॉ एंड मैथ्स में ये हो जाएंगे। अगर आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में 85 प्लस स्कोर करते हो, किसी भी एक पेपर में आप 90 प्लस स्कोर कर लो, और बाकी दूसरे पेपर में आप 80 टू 90 के बीच में स्कोर कर लो, तो आपका 170 का मार्क ये टच हो जाएगा। और उधर फिर आपका रहेगा जो लॉ और मैथ्स, उसमें आप 60 टू 70 के बीच में भी स्कोर करोगे, तब भी आपका काम बड़ी आराम से बन जाता है। ये तरीका फॉलो करोगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर आउट ऑफ, यू विल बी एबल टू स्कोर 300 प्लस आउट ऑफ 400। और सर अच्छे नंबर के लिए 400 में से 300 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। ठीक, अब आगे आ जाऊं। अब मैं डिस्कस करता हूं सर अबाउट अकाउंट्स पेपर की, कि सर अकाउंट्स पेपर कैसे पढ़ना है, अकाउंट्स पेपर किस तरीके से हमें तैयार करके चलना है। देखो जी,
अकाउंट्स पेपर में जो आपको रिवीजन करनी है, उस रिवीजन के लिए मैंने कुछ आपके लिए सेट्स बना रखे हैं कि जिस सेट में आपको रिवीजन करनी है। ध्यान देना सर, जो सेट मैं आपको बोल रहा हूं वही सेट आपको फॉलो करके चलने हैं, आपको सेट में ऊपर नीचे नहीं करना। जो सेट मैं बोल रहा हूं प्लीज उन्हीं सेट को फॉलो करना, उसी रिवीजन तरीके को फॉलो करना। जबकि आपने सर पढ़ाई अपनी किसी भी ऑर्डर में करी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिवीजन के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं आपको वही फॉलो करना है, क्योंकि सर रिवीजन करने का तरीका अलग होता है और फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है। देखो रिवीजन करने के लिए अगर मैं बात करूं सेट ए, सबसे पहला जो सेट मैंने बनाया रिवीजन करने के लिए, इसमें मैंने कवर करे ऑफ द टॉपिक एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सर बड़े इजी टॉपिक, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, छोटे छोटे टॉपिक हैं। एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ये आपको सबसे पहले रिवाइज करके चलने हैं। उसके बाद सेट बी में आप क्या फॉलो करके चलोगे सर? सेट बी में आपके 15 नंबर के जो फिक्स टॉपिक है, जिसमें आता है आपके पास शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स, ये कवर करके चलना है। शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स ये कवर करके चलना है। उसके बाद सेट सी की अगर मैं बात करूं, सेट सी में आप क्या कवर करके चलोगे? इसमें आप बेसिक टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि डेप्रीसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये तीनों टॉपिक करके चलने हैं आपको एक साथ। देखो सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब है कि आपको ये टॉपिक एक साथ करने हैं। मतलब जब आप सेट भी उठा के चले, शेयर कैपिटल उठा के चले, तो शेयर कैपिटल के बाद आपको डिवेंचर ही करना है। ऐसा नहीं कि शेयर कैपिटल के बाद कोई और टॉपिक उठा लिया, नहीं सर, वो एक एक सेट वाइज आपको कंप्लीट करके चलना है। सेट सी में आपके पास डेप्रीसिएशन आया तो डेप्रीसिएशन के बाद बीआरएस करो, बीआरएस के बाद रेक्टिफिकेशन करो। ये सारे सेट आपके, ये सारे टॉपिक्स आपके एक ही सीरीज में एक ही साथ होने चाहिए। वो आपकी मर्जी है सर, आप जितना जितना भी टाइम डिवोट करते हो अपनी स्टडी के लिए, वो आपके ऊपर है। सेट डी, अगर मैं सेट डी की बात करूं तो सेट डी में आएगा आपका टॉपिक फाइनल अकाउंट्स का। फाइनल अकाउंट सर अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आता है, तो ये आपको सेट डी में करके चलना है। उसके बाद आता है सेट ई। सेट ई में आपके पास आता है टॉपिक्स ऑफ कंसाइनमेंट प्लस इन्वेंट्री, कंसाइनमेंट प्लस इन्वेंट्री, कंसाइनमेंट प्लस इन्वेंट्री, ये आपको सेट ई में कवर करके चलना है, ठीक। उसके बाद आता है आपके पास सेट एफ। सेट एफ में आप क्या करके चलोगे? इसमें आप बेसिक अकाउंटिंग के टॉपिक्स हो गए लाइक जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बेसिक जो टॉपिक है ये कवर करके चलोगे। ये एक ही साथ हो जाते हैं सर, एक ही दिन के टॉपिक है। आप चाहो तो एक ही दिन में सब कुछ खत्म कर सकते हो, लाइक जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक दिन क्या सर, आधे दिन में कवर कर सकते हो। ये इतने स्कोरिंग टॉपिक है, इतने छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक। तो ये मैंने आपको सेट बता दिए, सेट ए बी सी डी ई एफ तक पहुंच गए आप। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेट जी, ये साथ साथ नोट भी करते रहना प्लीज सर। सेट जी की अगर मैं बात करूं तो सेट जी में आपके पास आता है थ्योरी टॉपिक प्लस एक टॉपिक आता है आपके पास कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थ्योरी प्लस कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का टॉपिक। सर अकाउंटिंग थ्योरी के मैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को सेंड कर दूंगा, उसके साथ कैपिटल एंड रेवेन्यू का टॉपिक सर इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है, तो वो आपको सेट जी में करके चलना है। और उसके बाद लास्ट में सर आप करोगे सेट एच में पार्टनरशिप और एनपीओ। पार्टनरशिप और एनपीओ, इसमें सर मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूं, जो सर आप मान लो मेरे हिसाब से, क्योंकि वो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पार्टनरशिप और एनपीओ में से, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप पार्टनरशिप और एनपीओ में से एक टॉपिक को थोड़ा लाइट रख सकते हो और एक को बहुत अच्छे से कवर कर लो। मतलब आप पूरे अकाउंट्स में से, ध्यान से सुनना, आप पूरे अकाउंट्स में से पार्टनरशिप और एनपीओ में से कोई भी एक टॉपिक को थोड़ा लाइट मोड पे कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सर एग्जाम में क्वेश्चन में आती है चॉइस। जनरली बच्चा सर एनपीओ के टॉपिक में फंस जाता है, क्योंकि बच्चों को एनपीओ में थोड़ा दिक्कत होती है, प्रैक्टिस कम होती है, क्वेश्चन नहीं समझ में आता। तो सर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पार्टनरशिप बहुत अच्छे से कर लेना, एनपीओ को थोड़ा सा लाइट कर लेना। थोड़ा सा लाइट का मतलब यह है कि एक बार ऊपर से देख जाना, ऊपर से देख के जाना है।
बहुत ज्यादा डीप में मत जाओ, लेकिन ऊपर ऊपर से देख जाओ। लेकिन सर इनके अलावा जितने भी आपके टॉपिक हैं वो आपके 100% कवर होने चाहिए, उसका एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना। भाई ऐसा ना हो कि सर एनपीओ भी नहीं करा मैंने ठीक से, उधर से मेरे को कंसाइनमेंट भी नहीं आता, उधर से पार्टनरशिप भी आधा मेरा आधा अधूरा है, उधर से शेयर कैपिटल तो सर मैंने 12th में पढ़ा था, अब मैंने छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना, ये बहुत बेवकूफी है सर। मैं ध्यान से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, पार्टनरशिप और एनपीओ में से किसी भी एक टॉपिक को लाइट रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पार्टनरशिप और एनपीओ। उसके बाद जितने भी टॉपिक है उसका एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना, हर एक पॉइंट आपका कवर हो जाना चाहिए। पॉइंट समझ में आता है? बताइए जी, क्लियर होती है यहां तक की बात? तो ये आपके सर सीरीज ऑफ रिवीजन है जो आपको रिवीजन फॉलो करके चलनी है, ठीक। आओ जी, अब बात ये आती है सर, अब एक चीज में फंस रहे हैं हम, कवरेज, कि सर ये रिवीजन आपने वो बता दिया कि रिवीजन किस ऑर्डर में करना है। अब बात ये आती है कवरेज, सर रिवीजन कहां कहां से करना है। देखो जी, अब जो आपको रिवीजन करनी है सर, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, जो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, उसका एक भी क्वेश्चन, एक भी एमसीक्यू नहीं छोड़ोगे, सब कुछ करके चलोगे। जितने भी एमसीक्यू दे रखे हैं, जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन आपको आंखों से निकल जाना चाहिए। आईसीआई के स्टडी मटेरियल सबसे पहले, कोई भी बुक सर, सब बुकें छोड़ दो, मेरी भी बुक छोड़ दो, लेकिन सर आईसीआई का स्टडी मटेरियल सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। स्टडी मटेरियल के बाद आपको जो करके चलना है वो सर आरटीपीज करके चलना है। कौन कौन से आरटीपी? एक आरटीपी आप कर लेना नवंबर 2020 का, एक आरटीपी कर लेना मई 2020 का। हालांकि जो मैं रिवीजन आपको क्लासेस दूंगा, अभी मैं रिवीजन का शेड्यूल बताने वाला हूं, उसमें मैं आरटीपी नवंबर 20 और मई 20 के दोनों के क्वेश्चन कवर करा दूंगा। उसी रिवीजन में ही मैं आपको नवंबर 20 और मई 20 के आरटीपी के जितने भी क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज आपको कवर करवा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको आरटीपी नवंबर 2020 और आरटीपी मई 2020 करके जाना है। प्लस आपको मॉक टेस्ट पेपर, आईसीएआई के मॉक टेस्ट पेपर, एक तो मई 2020 का आईसीएआई की वेबसाइट पे है अवेलेबल, प्लस एक मॉक टेस्ट पेपर आ जाएगा सर नवंबर 2020 का, वो भी आपको करके जाना है। यानी कि 2 मॉक टेस्ट पेपर आपके होने चाहिए। प्लस पास्ट 4 अटेम्प्ट के पेपर जरूर देख के जाओगे। पास्ट 4 अटेम्प्ट में आपके पास आते हैं सर सजेस्टेड आंसर्स फॉर, पीछे से शुरू कर लेना, नवंबर 19, मई 19, नवंबर 18, मई 18, ये शुरू कर लेना सर। यानी कि अगर आपने ये कवरेज दे दी, तो सर बिल्कुल भी आपके सर 90 प्लस से कम नंबर नहीं आएंगे, आप बड़ी आराम से 90 प्लस स्कोर कर लोगे। लेकिन अगर आपने ये कवरेज दी तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल पूरा, एक एक क्वेश्चन, दो आरटीपी आपको नवंबर 20 का और मई 20 का, उसकी तो टेंशन मत लो, वो मैं रिवीजन में करा ही दूंगा। 2 मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई के, मई 20 का आईसीआई की वेबसाइट पे अपलोडेड है, और नवंबर 20 का मॉक टेस्ट अभी आईसीआई डाल देगा, वो भी करके जाना है आपको। प्लस पिछले 4 अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, नवंबर 19, मई 19, नवंबर 18 और मई 18, ये जो 4 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब भी आप कवर करके जाओगे। अगर आपने ये कवर कर लिए, आई एश्योर यू कि सर आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और ये हर सब्जेक्ट में कवर करके चलो, सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, ये लॉ का पेपर है, इकोनॉमिक्स का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, हर सब्जेक्ट में ये चीजें कवर करके चलो। उसके बाद मैं एश्योरेंस देता हूं सर, पास तो छोड़ो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन एक डेंजर से बच जाना प्लीज, एक डेंजर से बच जाना, एक खतरे से बच जाना। खतरा क्या है सर? नो स्कैनर। प्लीज 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 मेरी बात मान लो सर, नो स्कैनर, कोई स्कैनर नहीं करना प्लीज परचेज, कोई स्कैनर मत करो परचेज। स्कैनर कुछ नहीं है सर, यहीं से ही निकल के आता है स्कैनर, तो स्कैनर पे टाइम मत खराब करो। बच्चा क्या करता है सर, स्कैनर के क्वेश्चन कर रहा है, अरे स्टडी मटेरियल आता नहीं है, आरटीपी उसने देखे नहीं, मॉक टेस्ट उसने देखे नहीं, स्कैनर कर लिया, कोई फायदा नहीं है उसका, कोई भी फायदा नहीं है। आपको जो पेपर मिलेगा वो यहीं से मिलेगा, जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं। स्कैनर कुछ ही नहीं है, साइड कर दो स्कैनर सर। अगर आप कर रहे थे अभी तक तो छोड़ दो सर, अब नहीं करना, अब नहीं करना, क्योंकि सर वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। मेरे पास क्वेरी आती है बच्चों की, सर स्कैनर का ये क्वेश्चन, स्कैन, अरे मैं नहीं बताता, मैं बोलता हूं कि स्कैनर का मैं एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। इंस्टीट्यूट की बुक का, इंस्टीट्यूट के मटेरियल का, इंस्टीट्यूट के आरटीपी मॉक टेस्ट वगैरह का कोई भी क्वेश्चन पूछो मैं जरूर बताऊंगा, स्कैनर का मैं एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सीरियसली मेरी बात मान जाओ। यही चीज आपको फॉलो करके चलनी है। आईसीआई स्टडी मटेरियल सबसे पहले, आरटीपी, 2 आरटीपी, 2 मॉक टेस्ट पेपर और पिछले 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर, ये कवर कर लिए ना सर, बहुत अच्छी कवरेज है। बच्चे यही नहीं पूरे कर पाते,
बच्चे ये भी पूरे नहीं कर पाते, तो प्लीज आप लोगों को ये सब पूरे करके जाने हैं। ठीक है जी मेरी बात, आई होप आप यहां तक मेरी बात समझे होंगे। बताइए जी, समझ गए? इस ऑर्डर में आप रिवीजन करके चलोगे। ठीक, आओ जी। अब हालांकि ये मैं अपने जो रेगुलर स्टूडेंट थे जो मेरे से पढ़ रहे थे अभी इस अटेम्प्ट के लिए, उनको तो मैं ये वाली सारी चीजें बता दी थी, लेकिन फिर भी सर आप लोग भी सुनना, आप लोग भी सुन लेना, क्योंकि आपका दोबारा फिर एक तरीके से रिकॉल हो जाएंगी चीजें, हमें क्या क्या कवर करके चलना है। और जो मेरे यूट्यूब के बच्चे हैं जो मेरे से नहीं पढ़ रहे, जो सिर्फ यूट्यूब से कनेक्टेड है, तो सर उनके लिए मैं चीज लेकर आया हूं। और रिवीजन शेड्यूल में अभी डिस्कस करने वाला हूं जो सबके लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद आ जाओ सर पेपर पैटर्न पे, फटाफट एक बार डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न किस तरीके का आएगा? पेपर पैटर्न में अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो सर क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है 20 नंबर का। 20 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपके 3 पार्ट होते हैं ए बी सी। जो पहला पार्ट रहता है वो आपका ट्रू एंड फॉल्स रहता है 12 नंबर का। इसमें आपसे 6 पार्ट पूछता है ऑफ 2 मार्क ईच। बहुत कंसेप्चुअल होता है ये, बहुत कंसेप्चुअल होता है। इसमें इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपका एक एक कंसेप्ट टेस्ट कर लेता है। देखो क्या होता है कि प्रैक्टिकल जो चैप्टर्स होते हैं, खाली उनमें प्रैक्टिकल नहीं करना, उनका कंसेप्ट आना चाहिए। इसलिए मैं डे 1 से बोलता आता हूं कि कंसेप्ट इज सुप्रीम, कंसेप्ट मेन है। कंसेप्ट पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सर कुछ नहीं किया आपने। तो कंसेप्ट पे पूरा पूरा ध्यान देके चलना है। तो ट्रू फॉल्स आपका पूरा पूरा कहां से बनेगा? कंसेप्ट से बनेगा, एक एक कंसेप्ट से बनेगा। उसके लिए आप बेटर रहता है सर आईसीएआई की बुक में जितने भी एमसीक्यूज दे रखे हैं उनको अच्छे से देख कर जाओ। ठीक, उसके बाद एक वो आपसे थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेता है। थ्योरी क्वेश्चन पूछता है 4 नंबर का, जिसके लिए मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसके लिए आई विल प्रोवाइड यू अ लिस्ट। 20-25 क्वेश्चन की लिस्ट है जो मैं अपना ग्रुप पे भी डाल दूंगा, व्हाट्सएप के टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, हर जगह अवेलेबल हो जाएगी वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा प्रैक्टिकल 4 नंबर का। ये जनरली जो पूछता है वो सर बिल्कुल बेसिक चैप्टर में से पूछ लेता है, लाइक डेप्रिसिएशन से पूछ लिया उसने क्वेश्चन, अपना परचेज बुक से पूछ लिया, कैश बुक से पूछ लिया, जर्नल से पूछ लिया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से पूछ लिया। मतलब जो आपके बिल्कुल बेसिक चैप्टर है ना, वहां से ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार क्या होता है सर, जर्नल एंट्री पूछ ली उसने, परचेज बुक बनानी पूछ ली आपसे, अपना पैटी कैश बुक बनानी पूछ ली, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स पूछ ली कि भाई ये एरर क्या है, ये एरर क्या है, टाइप्स ऑफ एरर्स जिसमें आता है। डेप्रिसिएशन का कोई उसने 4 नंबर का कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। तो 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूरा पूरा बनता है और कंपलसरी क्वेश्चन है, छोड़ नहीं सकते, करके जाना पड़ेगा। ठीक, ये होगी क्वेश्चन नंबर 1 की बात। उसके बाद जो आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास सर 3 पार्ट्स रहते हैं। इसमें कंसाइनमेंट के चांसेस होते हैं कि कंसाइनमेंट पूछेगा 10 नंबर का, या फिर वो आपसे इन्वेंट्री का क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर का। या तो कंसाइनमेंट पूछेगा 10 नंबर का या इन्वेंट्री का क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर का। और यहां पर आपसे वो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, बीआरएस का क्वेश्चन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है 5 और 10 नंबर के। मतलब कंसाइनमेंट या इन्वेंट्री पूछेगा 10 या 5 नंबर का, और उसके बाद डेप्रिसिएशन, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। देखो हर क्वेश्चन 20-20 नंबर का है, हर क्वेश्चन 20-20 नंबर का है। अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और बाकी जो 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से चॉइस होता है। लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक में चॉइस है। ठीक, अभी चॉइस भी बताऊंगा आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कंसाइनमेंट 10 नंबर का या इन्वेंट्री 5 नंबर का, और इसके साथ डेप्रिसिएशन पूछ लिया 10 नंबर का, या बीआरएस पूछ लिया 10 नंबर का, या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूछ लिया 10 नंबर का। डिपेंड करता है सर किस तरीके से इंस्टीट्यूट पूछकर चलता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन वो आपसे अगर ऊपर कंसाइनमेंट नहीं पूछा तो नीचे पूछ लेगा कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट पूछ लिया उसने 10 नंबर का, या ऊपर इन्वेंट्री नहीं पूछा तो नीचे इन्वेंट्री पूछ लेगा, इन्वेंट्री पूछ लिया 10 नंबर का। उसके बाद एवरेज ड्यू डेट, मतलब बी और सी के लिए बता रहा हूं, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है सर। यहां से क्वेश्चन मतलब इन चारों में से कोई भी 2 क्वेश्चन वो 5-5 नंबर के पूछ सकता है। एवरेज ड्यू डेट हो गया, अकाउंट करंट हो गया, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। मतलब इनमें से आपको 5-5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक,
पॉइंट समझ में आता है भाई? मान लो ए पार्ट उसने कंसाइनमेंट पूछा 10 नंबर का, उसके बाद दो 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए, या फिर उसने इन्वेंट्री पूछा 5 नंबर का, उसके बाद उसने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन की बाइफर्केशन कर दी। ठीक है सर, तो इस तरीके से आपको कवर करके चलना है क्वेश्चन नंबर 3 को। मतलब ये थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो सकता है क्योंकि ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, वो मैं थोड़ा एक्सपेक्टेड बेसिस पे बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है और बी पार्ट है, इसमें ज्यादातर वो आपसे पार्टनरशिप पूछता है और पार्टनरशिप के साथ वो फाइनल अकाउंट्स ऐड कर देता है, पार्टनरशिप के साथ वो फाइनल अकाउंट्स ऐड कर देता है। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट रहेगा और बी पार्ट रहेगा, इसमें क्या होगा, इसमें बड़े बड़े, ये देखो दोनों क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, पार्टनरशिप बड़ा, फाइनल अकाउंट्स बड़ा। और 5th में आपसे एनपीओ पूछेगा, एनपीओ भी बड़ा क्वेश्चन पूछता है, लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। और एनपीओ के साथ कोई भी छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है, लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछ लिया, या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से पूछ लिया, या फाइनल अकाउंट से ही कोई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए पूछ लिया, या कोई भी और क्वेश्चन पूछ लिया, एनी क्वेश्चन। ठीक, तो ये आपकी बाइफिकेशन रहती है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की। तो कहने का मतलब क्या हुआ सर, 4 और 5 बड़े टॉपिक्स हैं, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ 4 और 5 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये आपका कुछ पेपर पैटर्न है। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो अगेन आपका फिक्स्ड है, लास्ट में आपसे एक शेयर कैपिटल का क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है सर, 10 नंबर का। यहां पर सर शेयर कैपिटल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है, हमारे लिए शेयर कैपिटल में इंपॉर्टेंट रहता है ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा, वो तो है ही है, हालांकि वो यहां पर कम पूछता है, वो 12th क्लास में ज्यादा पूछता था आपसे। यहां पर वो 4 फीचर इशू की एंट्रीज पूछ लेता है, अलग अलग केसेस बना के पूछ लेता है। यहां पर आपके लिए सर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो अच्छे से करके चलना। ठीक, तो 10 नंबर का शेयर कैपिटल फिक्स है, आएगा ही आएगा। डिबेंचर्स का 5 नंबर का क्वेश्चन, ये भी फिक्स है, आएगा ही आएगा। डिबेंचर में सर कोई भी केसेस की भाई इशू की एंट्री पूछ लेगा, इशू ही आपके कोर्स में, रिडेम्पशन तो है ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बेस पे क्वेश्चन पूछ लेगा, टीडीएस वगैरह की जो एंट्री है वो पूछ सकता है आपसे। और लास्ट जो सी पार्ट रहेगा उसमें सर आपका चॉइस है, कुछ भी पूछ सकता है, वो चॉइस मतलब इंस्टीट्यूट की चॉइस है, आपकी चॉइस नहीं है। 6th में वो आपसे कोई भी थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एवरेज ड्यू डेट भी पूछ सकता है, अकाउंट करंट भी पूछ सकता है। कई बार मैंने ऐसे भी देखा सर, ऊपर एवरेज ड्यू डेट पूछ लिया और सेल ऑफ गुड्स पूछ लिया, और नीचे 6th के सी पार्ट में अकाउंट करंट पूछ लिया। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑफ गुड्स, इनको सबसे पहले करके चलना होता है आपको। ठीक, इनकी एडजस्टमेंट भी, सेल ऑफ गुड्स की तो सर एडजस्टमेंट बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगी, तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू वाला जो टॉपिक है उसके केसेस बना बना के पूछ सकता है। अगेन सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का 5 नंबर का, डेप्शन का 5 नंबर का, मतलब इंस्टीट्यूट की चॉइस है कि सर 5 नंबर के जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछ कर चलेगा। ये सर कुछ पेपर पैटर्न है जो आपसे पूछा जाता है, एक बार इसको नजर मार लो कि सर क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, उसमें 3 पार्ट है, ट्रू फॉल्स, थ्योरी और एक क्वेश्चन। फिर कंसाइनमेंट, मतलब 2 और 3 में आपसे कंसाइनमेंट का टॉपिक, इन्वेंट्री के टॉपिक, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑफ गुड्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपसे बड़े टॉपिक हिट करता है, वो लाइक पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, इनको हिट करता है। और क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपसे कंपनी अकाउंट्स को पूछ लेता है, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, और लास्ट में आपका कोई भी 5 नंबर का टॉपिक। ध्यान से अब मेरी बातों पर सर पूरा तरीके से गौर करेंगे आप। चॉइस जो आपको क्वेश्चन छोड़ना है सर, वो क्वेश्चन आपका या तो क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए या क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए। ध्यान से सर, मैं आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्वेश्चन 4 और 5 में से चॉइस आपको रखनी है, और किसी क्वेश्चन में से चॉइस नहीं रखनी है, क्योंकि सर 4 और 5 ही सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। अगर आप सोचो कि सर मैं क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दूंगा, होता क्या है सर, हमें सब पेपर आता है, कुछ बच्चों को पूरा पेपर आता है सर, हर एक चैप्टर आता है, लेकिन वो बेवकूफी क्या करते हैं, वो बेवकूफी ये करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देंगे, बाकी पहले 5 क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। खाली पेपर आने से कुछ नहीं होता, आपकी स्ट्रेटेजी क्या काम आती है वो जरूरी है। मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन 4 और 5 में से चॉइस रखना, क्यों? क्योंकि सर 4 और 5 टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इनमें से अगर एक छोड़ दोगे तो सर आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा, और सर दोनों अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, पेपर छूटेगा ही छूटेगा आपका, ये ध्यान रख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से, मतलब एक क्वेश्चन की आपको चॉइस है जो छोड़ के चल सकते हो। इसलिए मैंने आपको बोला था कि पार्टनरशिप और एनपीओ में से आप चॉइस रख सकते हो, उनमें से एक टॉपिक को छोड़ सकते हो, क्योंकि सर दोनों जनरली अलग अलग में आते हैं। सर अगर इकट्ठे आ गया पार्टनरशिप एनपीओ तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ये तो आपके लिए मजे हो गए, तो वो पूरा ही क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। ठीक, तो वैसे ऐसा होता नहीं है,
एक क्वेश्चन में पार्टनरशिप पूछता है, एक में एनपीओ पूछता है, ठीक। तो पार्टनरशिप और एनपीओ में से आप कोई भी एक टॉपिक को लाइट करके चल सकते हो, क्योंकि चॉइस आपको फोर्थ और फिफ्थ में ही रखनी है अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए और पेपर पूरा करना है तो। ठीक है जी, तो ये मेरा कुछ पेपर पैटर्न था। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज सर, अकाउंट्स में बच्चा जो प्रॉब्लम फेस करता है ना, मुश्किल कुछ नहीं है सर। अकाउंट्स में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पास नहीं होता, सब पास होते हैं, सबके नंबर आ जाते हैं। लेकिन सर दिक्कत जो बच्चा फेस करता है ना कि सर अच्छे नंबर क्यों नहीं आ रहे, अच्छे नंबर ना आने का कारण यह है पेपर पूरा ना होना, कि पेपर पूरा नहीं होता। 100 नंबर का पेपर 3 घंटे में हमारा पूरा नहीं हो पा रहा। 90 नंबर का पेपर हुआ है, 85 मार्क्स का पेपर हुआ है, 95 का हुआ है, 80 का हुआ है। सर अगर पेपर ही पूरा नहीं हो पा रहा तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ गुड मार्क्स। अगर पेपर ही पूरा नहीं हो तो सर वैसे ही आपकी ग्रेडिंग डाउन होगी। तो प्लीज पेपर पूरा करके चलना है। पेपर पूरा करने के लिए आपको जो मैंने एक चीज बताई, आपको फोर्थ और फिफ्थ में चॉइस रखनी है, वो तो आपको फॉलो करनी ही करनी है। दूसरी चीज जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है सर, टाइमिंग्स, कि जब भी आप क्वेश्चन करो विद इन द टाइम फ्रेम होना चाहिए। एक मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता हूं, देखो आप सबको पता है सर 180 मिनट के अंदर आपको 100 मार्क्स का पेपर करना है, सबको पता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। 180 मिनट के अंदर 100 मार्क का पेपर करना है। मुझे बताओ फॉर 1 मार्क, हर मार्क के लिए आपके पास कितने मिनट है, 1.8 मिनट। आई होप ये कैलकुलेशन समझते होंगे कि सर 180 मिनट में 100 नंबर का पेपर करना है, तो एक नंबर के लिए मेरे पास कितने मिनट है, 1.8 मिनट। अरे हाँ या ना, मैथमेटिकल सही है तो। अब मैं कहता हूं कि सर 1.8 मिनट नहीं है आपके पास, कम कर दो इसे, आपके पास 1.6 मिनट है या 1.5 मिनट है, जैसे भी आप देना चाहो। अब आप क्या करो, मान लो अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो सर ट्राई टू कंप्लीट इट बिटवीन 25 मिनट्स, 25 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करो। अगर आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 15 के लिए देख लो कितना टाइम बचता है सर, 15 इंटू 1.6, 24 मिनट। सॉरी यहां गलती होगी। अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ट्राई टू कंप्लीट इन 15 मिनट्स, और 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 24 मिनट बचते हैं, तो 23 से 24 मिनट में खत्म करने की कोशिश करो। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर के लिए देख लो, 5 नंबर के लिए आपके पास 8 मिनट है, तो 8 मिनट 7 to 8 मिनट्स के अंदर अंदर क्वेश्चन खत्म करने की कोशिश करो। जिस दिन आपने ये टाइम फ्रेम के अंदर आदत डाल ली क्वेश्चन करने की, आई गारंटी यू आपका पेपर नहीं छूटेगा, इवन कोई गलती भी नहीं होगी सर, प्रॉपर तरीके से काम होगा आपका। अब होता क्या है देखो सर, हम एक फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करने बैठे, 10 नंबर का क्वेश्चन है और हमें पता है कि सर 15 मिनट के अंदर अंदर वो क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है सर, आप सॉल्व करने बैठे, सॉल्व करते करते क्या हुआ सर, करते 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 15 मिनट पूरे हो गए और आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, फंस गए आप। 15 मिनट पूरे हो गए, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, फंस गए आप। क्या करोगे, ध्यान से सोचना, ये गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। 15 मिनट पूरे हो गए और आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, क्या करोगे सर, उस क्वेश्चन पे टाइम नहीं लगाओगे आप, उस क्वेश्चन पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाओगे, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। होगा पता है क्या, अगर आपने उस क्वेश्चन पे टाइम लगाना चालू किया, प्रेशर क्रिएट हो गया। प्रेशर क्या क्रिएट हो गया, एक तो माइंड में प्रेशर क्रिएट हो गया कि हाँ यार टाइम मेरा क्रॉस हो गया। अब क्या होगा, 15 की जगह उसमें लग जाएंगे 30 मिनट और फिर भी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, फिर भी मैं कह रहा हूं बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। हो भी जाएगी तो सर बहुत टाइम खराब कर दोगे, इस वजह से आपका कोई क्वेश्चन सैक्रिफाइस हो जाएगा, कोई क्वेश्चन रह जाएगा। ये बेवकूफी मत करना, ये गलती मत करना प्लीज सर। ये राइट टाइम है जो मैं आपको समझा रहा हूं ये चीजें कि सर अगर आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हो रहा, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। बैलेंस शीट मैच करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने एडजस्टमेंट सारी करी है नहीं करी। बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, एक दो नंबर ही तो कटेंगे, कट जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, एटलीस्ट क्वेश्चन की बाकी एडजस्टमेंट तो ठीक होंगी। इस वजह से आपका कोई क्वेश्चन सैक्रिफाइस तो नहीं होगा ना। तो प्लीज टाइम फ्रेम में रह के क्वेश्चन करो। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 15 मिनट से ऊपर नहीं लगाने आपको, घड़ी लेके जाना पेपर में प्लीज, और देख लेना सब 15 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन मेरा पूरा हो जाना चाहिए। नहीं मैच हो रही बैलेंस शीट, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाओ। बात समझ में आती है, बात समझ में आती है, बोलो जी। आई होप इस चीज पे आप एग्री करोगे। तो सर एग्री करोगे तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करते रहना, कमेंट जरूर करते रहना प्लीज, आई नीड कमेंट्स। कमेंट्स करना सर क्या आप मेरी बातों को फॉलो करोगे या नहीं करोगे। दूसरी चीज कि सर अब इससे हुआ क्या, जब आप इस टाइम पीरियड के हिसाब से क्वेश्चन को पूरा करोगे तो एंड में आपके आराम से 15-20 मिनट बचेंगे। अब उस 15-20 मिनट को आप यूटिलाइज करना कि जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं, भाई जिस क्वेश्चन में बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, 15-20 मिनट पड़े हुए हैं, अब मैच करते रहो बैलेंस शीट।
अब आप मैच करते रहो बैलेंस शीट। कोई क्वेश्चन में कोई एंट्री रह गई है, कोई बात नहीं सर, अब उसको पूरा करते रहो। तो प्लीज सर टाइम फ्रेम के अंदर क्वेश्चन करना। हमारा ऑब्जेक्टिव सब कुछ सही करना नहीं है, ध्यान से सुनना। हमारा ऑब्जेक्टिव सब कुछ ठीक करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि पेपर पूरा होना चाहिए, क्योंकि पहले पेपर पूरा होगा तो अब आपकी इवैल्यूएशन अच्छी होगी। पेपर ही पूरा नहीं हुआ तो सर कोई इवैल्यूएशन नहीं होती। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मतलब 100 का 100 नंबर का पेपर पूरा हो जाना चाहिए, पेपर नहीं छोड़ोगे आप। अगर अच्छे नंबर चाहिए, 90 प्लस चाहिए, तो पेपर नहीं छोड़ोगे, पेपर पूरा होना है आपका, ठीक। लेकिन पेपर पूरा सर टाइम फ्रेम के अंदर होगा। तो आज से हैबिट डाल लो कि अकाउंट्स का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो टाइम फ्रेम के अंदर करना। अब आप सबको इस समय इस टाइम पे सबको पता है कि सर कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जा सकता है। जैसे आपको पता है सर कंसाइनमेंट का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको सबको पता है सर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कंसाइनमेंट का, तो 15 मिनट का टाइम सेट करो और देखो स्पीड सर चेक करो अपने आप को। देखो सबसे बढ़िया असेसमेंट जो होती है ना, वो सेल्फ असेसमेंट होती है, कि हम अपने आप को कितना चेक करते हैं। मैं चेक करूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप अपने आप को खुद चेक करोगे और अपनी गलतियां खुद निकालोगे तो सर आप उन गलतियों को रिपीट नहीं करोगे। मैं चेक करूंगा, मैं आपको आपकी गलतियां बता दूंगा, हो सकता है आप उन पे इतना ध्यान ना दो, लेकिन जब आप खुद चेक करोगे, खुद अपनी गलतियां निकालोगे, तो सर वो रिपीट नहीं होंगी। इसलिए एवरीथिंग इज सेल्फ असेसमेंट। आपको अपनी असेसमेंट खुद करनी आनी चाहिए। अब आप इतने बड़े बच्चे हो गए हो कि आपको असेसमेंट अपनी खुद करनी आनी चाहिए। तो टाइम फ्रेम के अंदर क्वेश्चन करो। टाइम के अंदर नहीं हो रहा तो सर कमियां देखो ना, कि क्यों नहीं हो रहा, कहां गलती कर रहे हो सकता है कि कोई कंसेप्ट में आप कंफ्यूज हो जाते हो, उस कंसेप्ट को रिवाइज करो। हो सकता है आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट ना हो, उसको इंप्रूव करो। हो सकता है फॉर्मेट को जल्दी जल्दी नहीं बना पा रहे, तो फॉर्मेट बनाने पे ध्यान दो। फॉर्मेट से ही याद आया सर, फॉर्मेट आपको प्रॉपर बनाने हैं, फॉर्मेट आपको प्रॉपर बनाने हैं। पेंसिल स्केल नहीं चलते सर, कहीं ऐसा गलती मत करना कि पेपर में फॉर्मेट पेंसिल स्केल से बना रहे हो, नहीं सर, पेन से बनेगा। सीधी लाइन नहीं आती सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी लाइन आएगी, करोगे ट्राई तो अपने आप आएगी। आदत डाल लो सर, अभी से शुरू कर दो सीधी लाइन डालने की पेन से, तो पेन से ही आपको फॉर्मेट बनाना है। पेंसिल स्केल नहीं चलेगा, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है। वर्किंग नोट्स के अंदर आप फॉर्मेट पे इतना ध्यान ना भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्किंग नोट्स ऐसे होने चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। जैसे आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है तो आप टी शेप अकाउंट बना के आ सकते हो वर्किंग नोट्स के अंदर। वर्किंग नोट्स के अंदर समझे मैं क्या कह रहा हूं? जैसे आपको वर्किंग नोट के अंदर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, तो आप सिंपल वर्किंग नोट्स के अंदर इसको ऐसे टी फॉर्म में बना के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां पर लिख सकते हो कि टू बैंक, मतलब ऐसे जो भी ट्रांजैक्शन लिखने हैं आप यहां पर लिख सकते हो सिर्फ वर्किंग नोट्स में। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपके मेन क्वेश्चन का पार्ट है तो फिर आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट्स करके बनाना पड़ेगा, ठीक। तो फॉर्मेट को सर हैबिट डाल लो, पेंसिल स्केल तो भूल ही जाओ, पेन से फटाफट फटाफट बनाने की हैबिट डालो, ठीक। जर्नल एंट्री का जब भी क्वेश्चन आएगा आपके पास तो नरेशन देनी है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो आपको जर्नल एंट्री के क्वेश्चन में नरेशन देनी है। जैसे कि शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है, शेयर कैपिटल में उसने आपसे एंट्रीज मांग ली, तो एंट्री में नरेशन दोगे। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तब नहीं देनी। जनरली क्या होता है सर, रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन में वो आपको बोल देता है कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो वहां आपको नरेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो नरेशन आपको देनी पड़ेगी, ठीक, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे इन चीजों के। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखकर अपने पेपरों में चलनी पड़ेंगी, ठीक। तो फॉर्मेट की बात होगी, टाइम पे पूरा करने की बात होगी, नरेशन की बात होगी। उसके बाद सर कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि आप ब्लैक पेन यूज करोगे, ब्लैक बॉल पेन यूज करोगे। उसके बाद आप ब्लैक बॉल पेन के साथ कैलकुलेटर, सर कैलकुलेटर प्लीज, कैलकुलेटर जरूर लेके जाओगे। 2 कैलकुलेटर रख लेना एक जैसे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वाला कैलकुलेटर यूज करते हो, कैसियो कंपनी का कैलकुलेटर है, तो आप कैसियो के 2 कैलकुलेटर लेके जाना। कई बार क्या होता है सर, ये कैलकुलेटर आपका चल नहीं रहा, धोखा दे दिया इसने बीच में, दूसरा तो है। कई बार तो बच्चे क्या करते हैं सर, कैलकुलेटर ही ले जाना भूल जाते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कैसे बच्चे होते हैं, वो कैलकुलेटर ही ले जाना भूल गए। सर आगे पीछे वाला थोड़ी ना कैलकुलेटर दे देगा आपको, वो अपनी कैलकुलेशन करेगा या आपको कैलकुलेटर देगा। तो सर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेटर लेके जाओ, एक नहीं 2 कैलकुलेटर लेके जाओ, अच्छी क्वालिटी के कैलकुलेटर लेके जाओ। ऐसा ना हो सर गिरते ही टूट गए, एक अच्छी क्वालिटी के कैलकुलेटर आपके पास होने चाहिए। ब्लैक पेन लेके जाना है, ब्लैक पेन से आपको पेपर करना है। सर ब्लैक पेन आपकी अच्छी क्वालिटी का ब्लैक पेन होना चाहिए, और थोड़े एक्स्ट्रा ब्लैक पेन लेके जाना। ऐसा ना हो कि पेपर करते करते पेन खत्म हो गया, फिर पेन आगे पीछे से मांग रहे हो, नहीं सर, वो इमेच्योर चीजें हैं, वो नहीं करनी अब आपको, ठीक। तो ब्लैक पेन लेके जाओगे, कैलकुलेटर लेके जाओगे। बाकी तो सर आपको पता ही है सर, एडमिट कार्ड वगैरह ये सब जब आ जाएगा, सब चीजें आप लोग अपने साथ कैरी करके ले जाओगे। वाटर बॉटल लेके जाओगे, प्लस इंस्टीट्यूट ने कुछ गाइडलाइंस दे रखी है, वो गाइडलाइन जरूर पढ़ लेना, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जैसे मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह। तो सर वो चीजें आप प्लीज फॉलो करके जाना, उनको जरूर पढ़ के जाना, प्लीज उनको पढ़ के जाना,
इंपॉर्टेंट चीजें हो। ठीक, तो ये बातें थी सर अबाउट सीए फाउंडेशन अकाउंट्स कि हमें किस तरीके से इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करके चलना है। अब मैं डिस्कस करता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक शेड्यूल तैयार किया है कि जो आपको शेड्यूल फॉलो करके चलना है डे बाय डे। मैंने आपके लिए एक शेड्यूल तैयार किया है टिल द डेट ऑफ योर एग्जाम, जब तक आपके एग्जाम है। 1 मिनट का टाइम दो, लेट मी डाउनलोड दैट। हाँ जी, तो सर ये बातों को फॉलो कर लेना प्लीज़, ये बातों को फॉलो कर लेना। रेगुलर स्टूडेंट्स को तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और जो नए बच्चे हैं, जो यूट्यूब के बच्चे हैं, जो अपना पुराने मेरे से जुड़े हुए बच्चे हैं, उन सब के लिए सर ये चीज़ें नहीं थी, तो प्लीज़ इनको फॉलो कर लेना। प्लीज़ 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 फॉलो कर लेना सर, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। ये लो जी, रिविजन शेड्यूल बना दिया मैंने आप लोगों के लिए डे बाय डे का, कि आपको किस तरीके से कवर करके चलना है। इस हिसाब से हम अपना रिविजन को प्लान करके चलेंगे। 1 मिनट रुको, मैं आपको ये पूरा समझाता हूँ ये क्या है। हाँ जी, देखो जी, दिख रहा है आपको रिवीजन शेड्यूल? आओ जी, देखो जी ये आपका रिवीजन शेड्यूल है। मैं आप लोगों के लिए सर रिवीजन क्लासेस लेके आ रहा हूं। कौन सी डेट से? 16 अक्टूबर से। 16 अक्टूबर से मैं आपको रिवीजन क्लासेस शुरू करने वाला हूं। 16 अक्टूबर मतलब कमिंग फ्राइडे, जो फ्राइडे आएगा 16 अक्टूबर से। टाइमिंग रहेंगे सर, टाइमिंग जो है वो मैंने फिक्स करे हैं 10:30 AM, सुबह 10:30 बजे। टाइम कितनी देर की क्लास रहेगी सर? डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर, डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। कई बार तो सर 1 घंटे में कवर हो जाएगा, कई बार 1.5 घंटे भी लग सकते हैं, और कई बार 2 घंटे भी लग सकता है। 2 से ऊपर नहीं लगेंगे, 2 से ऊपर नहीं लेंगे। हालांकि 2 बहुत ज्यादा बोल दिए मैंने, 2 बड़े टॉपिक में लगेंगे, इतने चांसेस कम है। 1, 1.5, 2, क्योंकि रिवीजन है ये। मैं आपको पूरा टॉपिक नहीं समझा रहा, रिवीजन करा रहा हूं, तो रिवीजन थोड़ा क्विक होती है। इसमें क्या होता है कि सर आप पूरे टॉपिक को रिकॉल कर लोगे, उसके बाद आप पढ़ने लगोगे तो आपको आसान लगेगी चीजें। ठीक, इस रिवीजन में मैं आपको क्या कवर कराऊंगा? इस रिवीजन में मैं आपको पूरा कंसेप्ट कराऊंगा। कंसेप्ट देखो सबसे मेन चीज होती है। मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा कि कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज कराऊंगा कि क्या कंसेप्ट था। प्लस आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको मार्क कराऊंगा, दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनको आपको जरूर 2-3 बार देखना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चंस को मैं आपको मार्क करवा दूंगा। प्लस आरटीपी मई 2020 प्लस आरटीपी नवंबर 2020, इनको डिस्कस करके चलेंगे हम इसी रिवीजन क्लास में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने एवरेज ड्यू डेट आपको रिवाइज करना स्टार्ट कराया, तो एवरेज ड्यू डेट का पहले एक बार कॉन्सेप्ट बता दिया। आईसीआई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको मार्क करा दूंगा कि ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना। कुछ अगर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आईसीआई के क्वेश्चन में, तो वो एडजस्टमेंट आप लोगों के साथ एक बार दोबारा डिस्कस हो जाएगी। प्लस आरटीपी मई 20 में क्या क्वेश्चन आ रखा है, आरटीपी नवंबर 2020 में क्या क्वेश्चन आ रखा है, उन सबको हम साथ साथ कवर करके चलेंगे इसी रिवीजन क्लास में। तो सर बेनिफिट ये हो जाएगा आपका कि दोनों आरटीपी आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर ही कवर हो जाएंगे। ठीक, दूसरी चीज कि सर ये हमारा कंसेप्ट हो गया, आईसीएस स्टडी में, और आरटीपी हो गया। ठीक, ये साथ साथ हमारे कवर करके चलेंगे। और क्या करना होगा आपको, जो भी आप रिवीजन क्लास अटेंड कर रहे हो, जैसे आप मान लो आज 16 तारीख है और 16 अक्टूबर को आपने पहली रिवीजन क्लास अटेंड करी, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट और सेल ऑफ गुड्स, ये मैंने एक ही दिन में रिवाइज करा दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको रिवीजन क्लास खत्म होने के बाद घर पे दोबारा इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। मतलब आप रिवीजन से पहले नहीं पढ़ोगे, आप रिवीजन के बाद पढ़ोगे। रिवीजन पे तो आप सिर्फ मेरे को सुनोगे और क्वेश्चन देखोगे, क्योंकि देखो आप एक एक दो बार तो सब कुछ पढ़ चुके हो। अब आप रिवीजन जब करने लगोगे ना, आपके चीज माइंड में सारी चीजें दोबारा रिकॉल होनी शुरू हो जाएगी। प्लस मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो आपको आराम से वो चीजें रिकॉल होनी शुरू हो जाएंगी। जो आपके मन में क्वेश्चन होंगे तो वो आप मुझसे
यूट्यूब पे पूछ भी सकते हो। देखो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, जो यूट्यूब रहेगी ना, वो यूट्यूब रिवीजन रहेगी, वो लाइव रहेगी, इंटरेक्टिव रहेगी, मतलब मुझे दिखती रहेगी। अगर बाय चांस कभी कभी क्या होता है सर, नेटवर्क इशू है, नेटवर्क की वजह से लाइव में दिक्कत आएगी, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं उसको रिकॉर्ड करके, ध्यान से सुनना, मैं उसको रिकॉर्ड करके एक टाइम आपको बता दूंगा कि इस टाइम पे वो क्लास प्रीमियर होगी। प्रीमियर में क्या होता है, प्रीमियर में ये होता है कि सर आपको मतलब लाइव रिवीजन नहीं रहेगी, वो रिकॉर्डेड होती है प्रीमियर, लेकिन क्या होगा कि सर उस टाइम पे मैं आप लोगों के साथ चैट कर सकता हूं, ये भी एक ऑप्शन है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि 1 to 1 लाइव रहे, रियल टाइम बेसिस पे लाइव रहे, वो ज्यादा अच्छी चीज है। लेकिन अगर रियल टाइम बेसिस पे लाइव नहीं रह पाते, क्योंकि सर तो लाइव में कनेक्शन इशू होते हैं कई सारे, मान लो अगर सर लाइव नहीं हो पाती है तो वो रिकॉर्डेड मोड पे चलेगा, प्रीमियर करके प्रीमियर मोड पे रहेगा, वो आप कभी भी देख सकते हो। और सर अगर आप बाय चांस किसी दिन देख भी नहीं पाए तो यूट्यूब पे ही अपना रिकॉर्डेड रहेगा, वो आप कभी भी अपनी मर्जी से देख सकते हो। लेकिन देखना जरूर है, देखना जरूर है। और वो देखने के बाद, वो लेक्चर देखने के बाद जब आप अपना रिवाइज करने लगोगे तो सर यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट, आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा उसके बाद, क्योंकि आपके सर फ्रेश फ्रेश रिवाइज करा होगा टॉपिक, आराम से आपके क्वेश्चन बनते चले जाएंगे और आपके दिमाग में हर एक कॉन्सेप्ट फिट होगा। देखो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि दिमाग से कॉन्सेप्ट स्किप नहीं होना चाहिए। होता है सर, देखो जेन्युइन सी चीज है, पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, इतनी सारी चीजें होती है तो कई बार कॉन्सेप्ट स्किप भी हो जाता है, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा ब्रशअप करने के लिए मैं आप लोगों के साथ ये रिवीजन करवाने वाला हूं। ठीक, तो ये 16 तारीख से मैंने शेड्यूल बनाया है, 16 तारीख से शेड्यूल बनाया है, और ये आपका जो चलेगा ये 30 तारीख तक चलेगा। ये 15 डेज रेगुलर है, 15 डेज रेगुलर डेली चलेगा आपका, सुबह 10:30 बजे से। अगर देखो लाइव रहा तो बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पे लाइव रहा तो 10:30 बजे से चलेगा, और अगर बाय चांस 10:30 बजे कोई नेटवर्क इशू आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है बीच में, तो मैं उसको आपको बता दूंगा कि भाई, वो आपको पता लग जाएगा, वो मैं आपकी बता दूंगा आपको, जैसे भी होगा बताने के बाद फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये आज 10:30 वाली क्लास इस टाइम पे नहीं, इस टाइम पे प्रीमियर हो जाएगी यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। ठीक, मैंने टॉपिक क्या डिसाइड करे हैं, देखो डे 1 पे उसी ऑर्डर में मैंने डिसाइड किया जिस ऑर्डर में मैंने आपको रिवीजन करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले मैंने टॉपिक रखे एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑफ गुड्स के। फिर डे 2 पे आपका शेयर कैपिटल रिवाइज होगा। डे 3 पे आपका डिबेंचर्स का टॉपिक रिवाइज होगा और कंपनी की बैलेंस शीट का एक बार फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस होगा। डे 4 पे डेप्रिसिएशन होगा। डे 5 पे बीआरएस होगा। डे 6 पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होगा। डे 7 पे फाइनल अकाउंट्स होगा। डे 8 पे कंसाइनमेंट होगा। डे 9 पे इन्वेंट्री होगी। डे 11 पे छुटपुट टॉपिक है, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडी बुक्स होगा। डे 11 पे, सॉरी डे 10 था वो, डे 11 पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा। डे 12 पे थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस आए और कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो डिस्कस किए जाएंगे। डे 13 पार्टनरशिप, क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो डे 13 पे पार्टनरशिप पार्ट 1 और 14 पे भी पार्टनरशिप ही चलेगा, और डे 15 पे आपका एनपीओ चलेगा। तो ये आपका 30 अक्टूबर तक पूरा का पूरा रिवीजन मेरे साथ कंप्लीट हो जाएगा। ये है सर रिवीजन विद मी, मेरे साथ आप लोग रिवाइज करोगे। मेरे साथ कहने का मतलब है कि मेरे लेक्चर देखोगे, उसके बाद घर पे जाके रिवाइज करोगे। और सर ऐसा नहीं कह रहा मैं आपको कि पूरे दिन अकाउंट्स ही पढ़ते रहो, नहीं सर, और भी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी टाइम देना है। रिवीजन करने के बाद आपको थोड़ा टाइम, बट वो तो देखो आप अपना शेड्यूल बना लेना कि भाई मेरे को थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, 2-3 घंटे अकाउंट्स पढ़ना है, 2-3 घंटे मैथ्स पढ़ना है, 2-3 घंटे इको पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, वो आप अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से टाइम बनाओ। हालांकि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो आप अपने हिसाब से कवर करके चलना। बस मैं आपको ये बताता हूं सर, रिवीजन करने के बाद मेरे साथ मेरा लेक्चर देखने के बाद आपको फिर दोबारा रिवीजन करने में मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि सर आईसीआई स्टडी मटेरियल, 2 आरटीपीज, 2 मॉक टेस्ट पेपर और 4 पास्ट एग्जाम, ये जरूर आपके करने, ये जरूर आपको कवर हो जाने चाहिए। मतलब यहां पर मैंने 2 आरटीपी कराए, उसके बाद घर पे जाके आप क्या करोगे, कंसेप्ट को दोबारा देखकर आईसीआई के स्टडी मटेरियल को नजर मार लो। सॉल्व नहीं करने सारे क्वेश्चन, नजर मारने सारे क्वेश्चन। आरटीपी तो यहां पर कवर हो ही गए, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन को देख लो और पास 4 एग्जाम के क्वेश्चन को देख लो। ठीक, तो आप घर पे बैठ के आज सबसे पहले काम ये करोगे, ये सब चीजें डाउनलोड कर लेना, ये सब चीजें डाउनलोड होनी चाहिए। और कोशिश करना कि सर मई 20 और नवंबर 20 का आरटीपी अगर आप प्रिंट निकाल सकते हो तो प्रिंट निकाल लेना, क्योंकि प्रिंट रहेगा आपके हाथ में तो आपको लेक्चर, रिवीजन लेक्चर देखने में आसान हो जाएगी। सॉफ्ट कॉपी में पढ़ सकते हो तो सॉफ्ट में पढ़ लेना, वो टोटली अप टू यू, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करो। ठीक, खत्म, यहां पर कहानी नहीं हो रही है। मैंने क्या बोला, मैं एग्जाम तक आपके साथ हूं। कैसे एग्जाम तक साथ हूं, देखो जी, 31, 1 और 2 ये 3 दिन, ये 3 दिन आपको क्या करना है, ये 3 दिन आपको सेल्फ स्टडी करनी है। ये 3 दिन आपको सेल्फ स्टडी करनी है, जैसे भी आप पढ़ना चाहो सेल्फ स्टडी करना। लेकिन 3 तारीख को मैं क्या लूंगा सर, आपका टेस्ट लूंगा, आपका एक मॉक टेस्ट बना के मैं आपको शेयर करूंगा। टाइमिंग रहेंगे 2 से 5, वही टाइम पे टेस्ट ले रहा हूं जिस टाइम पे आईसीआई एग्जाम लेता है, 2 से 5,
2 से 5 उसी टाइम पे सर, जिस टाइम पे आईसीआई एग्जाम लेता है, तो उसी टाइम पे आपका मॉक टेस्ट मैं कंडक्ट करूंगा। और अगले दिन 4 तारीख को आके सर मैं उस मॉक टेस्ट की डिस्कशन करूंगा आपके साथ। भाई आपने मॉक टेस्ट किया, बिल्कुल एग्जाम लाइक सिचुएशन में करोगे, बिल्कुल एग्जाम लाइक सिचुएशन में करोगे, जैसा एग्जाम होता है उसी तरीके से करोगे, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैनर में आप करोगे। और उसको नेक्स्ट डे आके मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा कि भाई आपने क्या किया मतलब आप अपने आंसर को सेल्फ इवेल्युएट करोगे, आपको अपनी गलतियां पता लग जाएगी, मैं भी सॉल्व करूंगा उसे बैठकर, और मैं आपको बताऊंगा सर कहां कहां पर दिक्कतें आ जाती हैं, कहां कहां पर बच्चा फंस सकता है। ठीक है जी, तो एक एक पॉइंट को मैं डिटेल में डिस्कस करके चलूंगा 4 तारीख को। ठीक, फिर उसके बाद मैं अगेन आपको 5 और 6 तारीख का सेल्फ स्टडी का टाइम दे रहा हूं। 7 तारीख को फिर दोबारा होगा आपका मॉक टेस्ट नंबर 2, 2 से 5, अगेन 2 से 5 मॉक टेस्ट नंबर 2। और फिर 8 तारीख को उसे मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा सेम मैनर में। फिर 9-10 तारीख को सेल्फ स्टडी करनी है आपको, और फिर 11 तारीख को क्या होगा, मॉक टेस्ट नंबर 3। सर अगर इतना कर लोगे ना, मैं सर पूरा एश्योरेंस देता हूं बहुत ही ब्रिलियंट आपका रिजल्ट आने वाला है। हालांकि क्या होगा, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। बच्चा रिवीजन लेक्चर अटेंड करेगा, एक मॉक टेस्ट देगा, एक मॉक टेस्ट दिया उसको थोड़ी गलतियां लगी, ठीक है, दूसरा मॉक टेस्ट दिया उसको सब चीजें ठीक लगी, तीसरा नहीं देगा। सर ऐसा मत करना, अगर आप दूसरे में भी परफेक्ट हो गए फिर भी तीसरा देना, फिर भी तीसरा देना है। प्रैक्टिस चाहिए मुझे प्रैक्टिस चाहिए, मुझे आपका टाइम बचाना है, मुझे आपका पेपर पूरा कराना है, उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये 3 टेस्ट आपको जरूर देना है, मैं खुद डिजाइन करूंगा और खुद इसके आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक, तो ये आपका 12 तारीख को मॉक टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन रहेगा मेरे साथ। फिर उसके बाद सर 13, 14, 15 ये अगेन आप सेल्फ स्टडी मोड पे जाओगे। अब देखो मेरा मोस्टली यहाँ पर काम खत्म हो चुका है, अब आपको सेल्फ स्टडी करनी है जैसे भी आप प्लान बना रहे हो, क्योंकि देखो और भी सब्जेक्ट्स को टाइम देना, आपको मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अपना लॉ वगैरह को भी टाइम देना है। अच्छा, ऐसा मैं कभी नहीं कह रहा कि आप पूरे दिन अकाउंट्स पढ़ो, नहीं सर, आपको क्या करना है, आपको टाइम डिवाइड करना है। मैं तो यही रिकमेंड करता हूं कि आपके रोज 4 पेपर होने चाहिए, रोज आपको थोड़ा थोड़ा टाइम, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट है तो रोज थोड़ा थोड़ा टाइम आप 4 पेपर में दे सकते हो, इस लेवल पे दे सकते हो। इंटर वगैरह में थोड़ी स्ट्रेटेजी अलग रहती है, फाउंडेशन लेवल पे तो आपको एक दिन में 4 पेपर करने हैं। अगर आप मान लो 12 घंटे पढ़ते हो तो सर अपना 4 पेपर में 3-3 घंटे एलोकेट करो, 10 घंटे पढ़ते हो तो 2.5 घंटे एलोकेट करो, जैसे भी करते हो। सर ये 12 घंटे सेल्फ स्टडी है, इसमें मेरे रिवीजन लेक्चर कवर नहीं है, थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा स्टडी का। आई होप आप मेरा जो मैंने आपको एक पहले वीडियो शेयर करा था अबाउट टाइम टेबल वगैरह के ऊपर, उसको फॉलो करके आपका 12 घंटे का आउटपुट जरूर निकल रहा होगा। निकल रहा है तो सर कमेंट करना प्लीज, जो भी आपको अच्छा लगे सर प्लीज कमेंट करना। डेफिनेटली सर अब आपकी सर आदत पड़ गई होगी, अब आपको मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज इंक्रीज 1 आवर मोर, 1 घंटा और बढ़ाओ, अब 1 से 1.5 घंटा और इंक्रीज कर दो उस चीज में। सर इतना प्रेशराइज मत करवाओ, मैं प्रेशराइज नहीं होता ये चीज भाई साहब, 1 महीने बाद एग्जाम है तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि जब जो डायमंड होता है, डायमंड को जितना कट करते हो, जितना काटते हो, जितना काटते हो, जितना काटते हो, उसके बाद उसकी चमक निकल के आती है। तो सर आप एक डायमंड हो, आप हीरे हो, आपको सर तपना पड़ेगा, जब आप तप जाओगे तो आपकी चमक तब निकल के आएगी। तो प्लीज सर थोड़ा सा एफर्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक, उसके बाद ये आपने सेल्फ स्टडी करा, यहां पर सर 16 तारीख को मैं आप लोगों के लिए अकाउंट्स का रिवीजन मैराथन लेके आऊंगा, अकाउंट्स का रिवीजन मैराथन लेके आऊंगा। कौन सी तारीख को, 16 तारीख को। हालांकि मैं ऊपर इतना रिवीजन करा चुका, आपको इतने मॉक टेस्ट ले चुका, ये रिवीजन मैराथन आपको लगेगा कि सर कोई फायदा नहीं है, लेकिन स्टिल सर एक बार देखना। इससे क्या होता है रिवीजन मैराथन से कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेरी वीडियो को हेडफोन लगा के सुनना है, बुक अपने साथ में रखनी है। इससे क्या होता है कि सर एक ही दिन में पूरा आपका अकाउंट्स रिवाइज हो जाएगा। वो रिवीजन मैराथन मैं आप लोगों के साथ 16 तारीख को लेके आऊंगा। सर इतना लेट क्यों लेके आ रहा हो, लेट नहीं है सर, दिस इज द राइट टाइम, यही राइट टाइम है, जल्दी लाने का कोई फायदा नहीं है। राइट टाइम यह है कि पहले आप पूरा रिवाइज कर लो, पूरे आप अपनी तरफ से परफेक्ट हो जाओ, तभी तो मैराथन देखोगे। नहीं तो क्या होगा सर, मैराथन का मतलब क्या होता है, हमें भागना है, मैराथन का मतलब है भाग रहा हूं मैं। अगर आपके कंसेप्ट ही आधे अधूरे हैं तो आपके लिए मैराथन तो बेकार ही हो गया ना। तो ऊपर वाली तरीके से, ऊपर वाली स्ट्रेटेजी से आपका कंसेप्ट हो जाएगा परफेक्ट, फिर आपके लिए मैराथन कुछ काम का रहेगा। तो ये आपका रिवीजन मैराथन हो जाएगा 16 तारीख का। और फिर उसके बाद सर जो आपके डेज रहेंगे लाइक 17, 18 और 19 का आधा दिन, क्योंकि 19 का हाफ डे रहेगा, हाफ डे ध्यान देना टिल 12 PM, 12 बजे तक, सिर्फ 12 बजे के बाद पढ़ाई नहीं होती है सर, 2 बजे पेपर है, 12 बजे के बाद किताबें हाथ भी नहीं लगेंगी आपकी। तो 12 बजे तक 17 और 18 का पूरा दिन, और 19 का 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, अकाउंट्स पढ़ के चलना है, ओनली एंड ओनली अकाउंट्स।
सिर्फ अकाउंट्स करोगे यहां पर, उससे पहले आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन 17, 18 और 19 का आधा दिन, ये 2.5 दिन आपको पूरे रिजर्व करने हैं ओनली फॉर अकाउंट्स। ठीक है जी। तो सर ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और सर प्लीज कमेंट करके जाना कि क्या आप इसको फॉलो करोगे या नहीं करोगे। अगर करोगे तो सर प्लीज रेज योर हैंड्स, और सर आप कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे रिवीजन लेक्चर देने में आपको को अच्छा लगेगा। ठीक है सर, तो प्लीज इनको फॉलो करना है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड सर। अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर करो, और अपने पेरेंट्स को और सर अपने टीचर्स को प्लीज सर प्राउड फील कराओ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कोई कांटेक्ट करना चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर देना मुझे, फोन मत करना, फोन पे मैं जल्दी अपना उठा नहीं पाता, थोड़ा दिक्कत रहती है। व्हाट्सएप कर देना, मैं थोड़ी देर में आपको रिप्लाई जरूर उसका दे दूंगा। तो ये आपका रिवीजन शेड्यूल है, ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। ये आपका शेड्यूल रहेगा, इस हिसाब से हम रिवीजन क्लासेस को प्लान करेंगे। तो सर मिलते हैं 16 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे, रिवीजन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट, करंट एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। तब तक आप क्या करो सर, तब तक आप जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उनको पढ़ते चलो, और थोड़ा थोड़ा अकाउंट्स का जो भी आपके पेंडिंग चीजें है ना, उन पेंडिंग चीजों को खत्म कर दो। मतलब ऐसा बन के आना सर रिवीजन में कि आपको आता है, ब्लैंक मत होके आना। ब्लैंक हो क्या होगा तो रिवीजन फायदा नहीं है। तो सर अभी भी मैंने आपको, आज क्या तारीख है, आज होगी 13 तारीख, तो आज का दिन पड़ा है आपके पास 14 और 15, 3 दिन पड़े आपके पास। तो सर 3 दिन में जो भी आपकी आधी अधूरी चीजें है ना, उनको पूरा कर लो, उनको कवर कर लो, फिर रिवीजन में आना, तब रिवीजन का कोई बेनिफिट होगा। ठीक है सर, चलो फिर आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। तो प्लीज फॉलो दैट एंड लाइक दिस वीडियो। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबके साथ इस चीज को शेयर कर देना कि 16 तारीख से रिवीजन होने वाली है स्टार्ट। ठीक है फिर, चलो फिर मिलते हैं 16 तारीख को सुबह 10:30 बजे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।